अनन्या एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गई हुई थी। वो बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, जो उसके लिए एक बहुत ही खास पल था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी एक ही प्रार्थना थी कि उसे यह नौकरी मिल जाए। हालांकि उसने यह कदम उठा तो लिया था, लेकिन फिर भी उसे विक्रांत का डर सता रहा था। हालांकि उसने इस बात से थोड़ा सुकून महसूस किया कि वो शहर में नहीं था और इसी वजह से वो खुद को निडर महसूस कर रही थी। वहां कई और लड़कियां भी इंटरव्यू के लिए इंतजार कर रही थी और कमरा हल्की फुसफुसाहट और उम्मीद भरे चेहरों से भरा हुआ था। अनन्या ने तय कर लिया था कि एक बार उसे यह नौकरी मिल जाए तो वो अपने परिवार को सहारा देगी और विक्रांत से छुटकारा पा लेगी, जिसने जबरदस्ती उसकी जिंदगी पर कब्जा कर लिया था। जैसे ही उसने विक्रांत के बारे में सोचा, उसकी आंखों से दो आंसू लुढ़क गए। उसने जल्दी से उन्हें पोंछ लिया। वो कमजोर दिखना नहीं चाहती थी। वो उससे नफरत करती थी, एक गहरी नफरत। अगर उसे एक कत्ल की इजाजत दी जाती तो वो उसी का होता। विक्रांत के नाम से ही उसका गला कड़वा हो जाता था। वो उसकी मौत की दुआ कर रही थी, उस आदमी की जिसने उसकी जिंदगी को जहन्नम बना दिया था। अनन्या की आंखें उस दरवाजे पर टिकी हुई थीं जहां से उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा था। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था और उसकी धड़कनें बढ़ रही थीं। करीब 1 घंटा गुजर चुका था और उसकी बारी आने ही वाली थी कि तभी उसे एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई, जिससे वो चौंक गई। डर से उसका दिल सिकुड़ गया। उसने फौरन अपनी दाहिनी तरफ देखा और विक्रांत को देखा, जो एक सफेद कुर्ता और काली जीन्स में था और उसके कंधों पर एक काला शॉल था। वो मजबूत कदमों से उसकी तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर वही कठोरता, गुस्सा और दबदबा था जो उसे हमेशा डराता था। जैसे जैसे वो अपनी प्रभावशाली शख्सियत के साथ करीब आ रहा था, अनन्या का दिल धड़कना भूल गया। वो घबराकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई थीं और होंठ कांप रहे थे। वो तो गांव में था, यहां कैसे आया? और उसे किसने बताया कि मैं यहां नौकरी के इंटरव्यू के लिए हूं? उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं। विक्रांत करीब आया, उसे सिर से पांव तक देखा और फिर बहुत ही कठोर लहजे में बोला, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें यहां आने की इजाजत किसने दी? उसका अंदाज वही दबंग था। अनन्या उसे बताना चाहती थी कि वो जो चाहे कर सकती है और वो उसे रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। वो जंजीरों में बंधी हुई थी और वो जंजीरें डालने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद विक्रांत था। वो एक ऐसे रिश्ते में उससे बंधी हुई थी जिसे वो नहीं चाहती थी। अनन्या ने घबराकर जवाब दिया, मैं इंटरव्यू के लिए आई थी। उसके शब्द कांप रहे थे और उसने नजरें नीचे झुका लीं। कॉरिडोर में हर कोई उन्हें देख रहा था, जिससे वो और भी घबरा गई। विक्रांत ने सख्ती से पूछा, नौकरी की क्या जरूरत है? तुम्हें अंजाम भी पता है? उसके लहजे में गुस्सा और कड़वाहट छिपी हुई थी। अनन्या ने हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे जरूरत है, इसीलिए। लेकिन उसकी आवाज में दम नहीं था और वो डर से भरी हुई थी। विक्रांत ने गुस्से में उसकी बाहें पकड़ी, उसे अपनी तरफ खींचा और कहा, अभी मेरा दिमाग इतना खराब है कि अगर मैं चाहता तो तुम्हारी जान ले लेता, लेकिन मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है, इसलिए मैं तुम्हें बख्श रहा हूं। अब चलो। उसकी आवाज आग उगल रही थी। उसने अनन्या को कसकर पकड़ा और जबरदस्ती उसे कार की तरफ खींचने लगा। अनन्या जाना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकती थी। कॉरिडोर के लोग घबराकर खड़े हो गए। कुछ ने तो विक्रांत को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उसके गार्ड्स और उसके रौब को देखकर सब चुपचाप रास्ता दे दिए। विक्रांत ने अनन्या को कार में धकेला और खुद ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। गार्ड्स की कार ठीक उनके पीछे थी। कार में एक गहरी खामोशी छा गई। सिर्फ इंजन की भनभनाहट की आवाज थी। अनन्या का सिर झुका हुआ था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। विक्रांत की आंखें सड़क पर थीं, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वो उस पल का इंतजार कर रही थी जब वो घर पहुंचेंगी और इस अजीबोगरीब हालात से बाहर निकलेगी। उसने एक पल के लिए विक्रांत को देखा, लेकिन तुरंत नजरें हटा लीं। वो इतना गुस्से में था कि उसकी मांसपेशियां तन गई थीं और उसकी नसें साफ दिख रही थीं। जो तुम कर रहे हो
वो बहुत गलत है। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे साथ ऐसा करने का। अनन्या के शब्द टुकड़ों में निकले। अपनी हथेली से आंसू पोंछते हुए वो अपने दिल का गुस्सा सामने बैठे पत्थर दिल इंसान को बता रही थी। विक्रांत, जो पहले से ही गुस्से में था, उसने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसने अचानक झटके से कार रोक दी। टायरों की चीख ने कार को रोका और अनन्या का दिल भी उतनी ही तेजी से धड़का। मैं क्या गलत कर रहा हूं? मैं तुम्हें इज्जत से अपनी बीवी बनाना चाहता हूं और तुम्हें वो भी पसंद नहीं है। क्या चाहती हो तुम? क्या मैं जबरदस्ती तुम्हें किडनैप कर लूं? अगर तुम मुझे इतना गुस्सा दिलाओगी तो मैं वो भी करूंगा, समझी? तब तुम कह सकती हो कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा हूं। और हाँ, रोकर इन आंखों को तकलीफ मत दो। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा अगर मेरी किसी चीज को कोई नुकसान पहुंचे। तुम्हारी जिंदगी का हर हिस्सा सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इतना कहकर उसने उसकी बाहों को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अनन्या, जो अपने ख्यालों में खोई हुई थी, वो अचानक उसकी चौड़ी छाती से जा लगी। अब अपने हाथों से उसके गालों से आंसू पोंछते हुए विक्रांत ने उसकी दोनों आंखों को एक एक करके चूमा। क्या तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता? तुम्हें सिर्फ मेरा गुस्सा दिखता है? क्यों? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, बस एक बार महसूस करने की कोशिश करो। मेरे दिल की धड़कनें सुनो। वो उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाने लगा, जुनूनी हो गया। विक्रांत के इस व्यवहार से अनन्या का दिल एक पल के लिए रुक गया। प्लीज चलो, घर चलते हैं। उसने उसकी बाहों से निकलने की कोशिश की। हम जाएंगे। इतनी क्या जल्दी है? विक्रांत अब खोने लगा था। इतने दिनों बाद उसे अनन्या अकेली मिली थी और उसकी भावनाएं बेकाबू हो रही थीं। प्लीज, ये सब शादी से पहले ठीक नहीं है। तो क्या गलत है अनन्या? आखिर तुम मुझसे ही तो शादी करने वाली हो, है ना? जो चीज पहले से ही मेरी है, उसे थोड़ा पहले महसूस करने में क्या हर्ज है? तुम इतनी क्यों परेशान हो? इतना कहकर उसने अपनी उंगलियों से अनन्या के नाजुक होंठों को छुआ। वैसे तुम बहुत ही बेरहम चीज हो। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी सारी गलतियों को छुपा देती है। वरना जो गलती तुमने कल की, उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाकर, मैं तुम्हें कड़ी सजा देना चाहता था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। इतना कहकर उसने अचानक झुककर अनन्या के होंठों को चूम लिया। अनन्या की सांस गले में अटक गई। ये पहली बार था जब विक्रांत इतना करीब आया था और वो डरी हुई थी। उसने कभी किसी आदमी को इतना करीब नहीं आने दिया था। उसका विक्रांत से कोई जायज रिश्ता नहीं था। जब वो इतना करीब आया तो अनन्या ने उसे झटके से दूर धकेला और उसके गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। ये मत भूलो कि मेरा तुमसे कोई जायज रिश्ता नहीं है, तो तुम्हें इतना करीब नहीं आना चाहिए, उसने गुस्से से कहा, अपनी हथेली से अपने होंठों को रगड़ते हुए। अनन्या के थप्पड़ से विक्रांत आग बबूला हो गया। वो आगे बढ़ा और उसके बाल कसकर पकड़ लिए। तुम बहुत ज्यादा बोल्ड हो गई हो। तुम्हें प्यार पसंद नहीं है तो ठीक है, मेरे जुनून को झेलने की आदत डाल लो। इतना कहकर उसने अनन्या को फिर से करीब खींचा और उसके होंठों की नरमी को जुनून के साथ चुरा लिया। जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो गया, तभी उसने उसे छोड़ा। अगले ही पल उसने कार को बहुत तेजी से सड़क पर दौड़ाया। अनन्या उसके गुस्से को देखकर डर से कांप गई। रास्ते में कार कई हादसों से बाल बाल बची। कुछ ही पलों बाद कार अनन्या के घर के सामने रुकी। विक्रांत ने झटके से दरवाजा खोला और सख्ती से बोला, उतर जाओ। अनन्या जल्दी से कार से उतरी और घर की तरफ चलने लगी। वो अब पछता रही थी कि वो इंटरव्यू के लिए क्यों गई। उसे बस एक छोटे से स्कूल में नौकरी कर लेनी चाहिए थी। उसकी मां सुमन ने भी उसे यही कहा था। लेकिन हमेशा की तरह बेवकूफ अनन्या ने कभी किसी की बात नहीं समझी और अपनी बात भी किसी को नहीं समझा पाई, खासकर विक्रांत को। उसके सामने तो वो बोल भी नहीं पाती थी। विक्रांत पीछे से चलकर आया और एक ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में बोला, तुमने मेरे बिना इजाजत घर से बाहर कदम रखकर एक बहुत बड़ी गलती की है अनन्या, और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी बातें मजाक हैं, कि मैं सिर्फ बकवास करता हूं? अनन्या का दिल धड़कना भूल गया। उसने सोचा था कि विक्रांत उसे दरवाजे पर छोड़कर चला जाएगा, लेकिन उसने उसे कसकर पकड़ा और उसे घर के अंदर ले जाने लगा।
उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो और अपने घर जाओ। मैं खुद अंदर चली जाऊंगी। ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा गया था। ये हाथ तुम्हारी बाकी जिंदगी के लिए मेरे हाथों में ही रहेगा, समझी? अब अंदर चलो। वो उसे अंदर खींचने लगा। उसने गुस्से में अनन्या को खींचा और उसे बरामदे में फेंक दिया। अनन्या घबराकर जमीन पर गिर गई और उसके हाथों में खरोंच आ गई। वो दर्द से कराह उठी और उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। विक्रांत की सांस गुस्से से तेज हो रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने अनन्या की तरफ उंगली उठाई और दहाड़ा, अगर तुमने फिर कभी मेरी इजाजत के बिना घर से बाहर कदम रखा तो बहुत बुरा होगा। तुम्हारे बाप से तो मैं निपट लूंगा, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर कदम रखने की? तुम मेरी जायदाद हो और हमारे खानदान की औरतें ऐसे बाहर नहीं घूमती। अनन्या रोई। ये मेरी जिंदगी है। मुझे अपने परिवार का ख्याल रखना है और मैं तुम्हारी जायदाद नहीं हूं। मैं एक इंसान हूं, कोई चीज नहीं जिसे तुम अपनी जायदाद कह सको। आज वो फट पड़ी। उसकी आवाज में एक बेबसी थी जिसने विक्रांत को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। उसने गुस्से में अपनी जेब से कई हजार के नोट निकाले और अनन्या के सामने फेंक दिए। नोट जमीन पर बिखर गए। अनन्या ने उन्हें बेबसी से देखा। विक्रांत झुका, उसका चेहरा कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में घुरकर देखा। तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करने के लिए मैं यहां हूं। तुम्हें जो भी चाहिए बताओ, लेकिन अगर तुमने इस घर की दहलीज पार की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मेरी इज्जत हो और मेरी इज्जत ऐसे गलियों में नहीं घूमती। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है और फिर से समझा रहा हूं। अगर तुमने पैसे के लिए खुद को किसी के सामने उजागर किया तो तुम्हें एक बहुत कड़ी सजा मिलेगी, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अनन्या का दिल डर से कांप गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शोर सुनकर उसकी मां सुमन बरामदे की दहलीज पर आ गई। उनके चेहरे पर बेबसी और डर के भाव थे, लेकिन वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं। अनन्या की छोटी बहन तान्या अपनी मां के पास खड़ी थी, डर से कांपती हुई। अनन्या की आंखों में भी आंसू थे और उसने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ा। विक्रांत ने अनन्या की आंखों में आखिरी बार देखा और एक कठोर लहजे में कहा, यह आखिरी चेतावनी है अनन्या। मैं तुम्हें घर से बाहर कदम रखते हुए नहीं देखना चाहता, और खासकर इन छोटे मोटे कामों के लिए नहीं। इतना कहकर उसने झटके से अनन्या का चेहरा छोड़ा और तेजी से चला गया। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि अनन्या उस कंपनी में पर्सनल सेक्रेटरी की नौकरी के लिए गई थी। वो उस कंपनी के बॉस को अच्छी तरह से जानता था, जो एक छेड़खानी करने वाला आदमी था। ये सोचकर ही उसका खून खौल गया। अगर उसने अनन्या को वहां नहीं देखा होता तो बॉस उसकी मासूमियत और खूबसूरती को देखकर उसे जरूर अपनी पर्सनल सेक्रेटरी रख लेता, और उसके बाद वो अनन्या के साथ क्या करता, यह विक्रांत अच्छी तरह से जानता था। यही सब बातें थीं जिनसे विक्रांत का दिमाग खराब हो गया था। रास्ते में वो अनन्या की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गया था, लेकिन अनन्या के थप्पड़ मारने के बाद वो फिर से गुस्से में आ गया। उसे अपनी इच्छा के खिलाफ अनन्या के साथ सख्ती से पेश आना पड़ा। बरामदे में एक गहरी खामोशी छा गई। अनन्या जमीन पर बैठी रो रही थी। विक्रांत ने उस पर एक आखिरी सख्त नजर डाली और लंबे कदमों से छोटे से घर से बाहर निकल गया। जैसे ही वो चला गया, अनन्या अपनी बेबसी पर और भी ज्यादा सिसक कर रोने लगी। उसके जाते ही सुमन और तान्या अनन्या के पास दौड़ी। सुमन ने उसे जमीन से उठाया और पास की एक चारपाई पर बैठा दिया। अनन्या के हाथों में खरोंच थी और उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसकी सांसें अनियमित थीं और उसे अपने दिल में एक अजीब सी भारीपन महसूस हो रही थी। अनन्या ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और जोर जोर से रोने लगी। मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है माँ? मेरी जिंदगी में ये आदमी क्यों आया? वो अपनी किस्मत को कोस रही थी। हर एक आंसू उसकी बेबसी का सबूत था। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस आदमी के साथ नहीं बिताना चाहती माँ। मैं इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ। सुमन ने अपना हाथ अनन्या के सिर पर रखा और धीरे से कहा, मेरी बच्ची, ये भगवान की मर्जी है। ये आदमी तुम्हारी किस्मत में था, इसलिए वो तुम्हारे साथ है। उसकी आवाज में एक सुकून देने वाला लहजा था।
लेकिन इससे अनन्या को कोई शांति नहीं मिली। तान्या, जो अपनी बहन को इस हाल में देखकर पहले से ही रो रही थी, उसने गुस्से से कहा, उसे कोई हक नहीं है मेरी बहन के साथ ऐसा करने का। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुमन ने तान्या को एक कठोर लहजे में डांटा। चुप हो जा तान्या, तुम्हें नहीं पता कि अगर तुम बोलोगी तो क्या हो सकता है। अगर तुम्हारे पापा को पता चला कि तुम विक्रांत के खिलाफ हो और उसके खिलाफ बोल रही हो, तो वो हम सबकी जान ले लेंगे। तान्या ने अपनी माँ को हैरानी और गुस्से से देखा। लेकिन माँ, ये तो जुल्म है, ये हमारी जिंदगी है, हमें अपनी जिंदगी जीने का हक है। सुमन ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मेरी बच्ची, तुम नहीं समझती। विक्रांत ने तुम्हारे पापा को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। उसने तुम्हारे पापा को पैसे से खरीद लिया है। हम मजबूर हैं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये सुनकर अनन्या के दिल को और भी ज्यादा ठेस पहुंची। वो बेकाबू होकर रोने लगी और चारपाई से उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। आंखों में आंसू, दिल में दर्द। वो दरवाजे तक पहुंची, अंदर गई और उसे बंद कर लिया। उसने दुआ की कि काश वो उस दिन अपने चचेरे भाई की शादी में गांव नहीं गई होती, और अगर गई भी होती तो वो लापरवाही से खेतों में नहीं घूमी होती और विक्रांत की नजर में नहीं आई होती। 6 महीने पहले वो अपने परिवार के साथ गांव गई थी। उसकी जिंदगी बहुत ही सरल और खुशहाल थी। ये वो समय था जब वो अपने माता पिता के साथ अपने चचेरे भाई की शादी में गांव गई थी। मौसम सुहाना था, खेत हरे भरे थे और आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे। वो खुद खेतों में खेलते हुए एक खूबसूरत पल की तलाश में थी, जब अचानक उसकी नजर एक मजबूत शरीर वाले आदमी पर पड़ी, जिसने काला सलवार कुर्ता पहना हुआ था। वो खेतों के पास खड़ा था और बहुत ही हैंडसम और दबंग लग रहा था। कुछ पलों के लिए उसकी नजरें बस उसी पर टिक गईं। उस समय वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन वो पल उसकी जिंदगी का एक नया मोड़ साबित हुआ। वो आदमी विक्रांत था, जो एक ताकतवर परिवार से था और गांव के सबसे बड़े जमींदार का बेटा था। अनन्या ने महसूस किया कि उसकी आंखें उस पर थीं और उसे लगा कि कुछ गलत है, लेकिन वो उस समय इतनी समझदार नहीं थी कि इस पल के महत्व को समझ पाती। विक्रांत की आंखें उस पर टिकी हुई थीं। उसे देखकर वो पलक झपकाना भूल गया था। उसने पहले कभी ऐसी मासूम खूबसूरती नहीं देखी थी। अब अनन्या उसकी नजरों से असहज महसूस करने लगी। वो जल्दी से उसकी नजरों से ओझल हो गई। वो अपनी सहेलियों के साथ मस्ती करती हुई नदी की तरफ गई। नदी के ठंडे पानी को देखकर उसका मन ललचाया और बिना सोचे समझे वो नदी में कूद गई। उसे तैरना नहीं आता था। कुछ ही देर में वो डूबने लगी। जब उसकी सहेलियां चीखीं, तो विक्रांत, जो कहीं पास ही था, उनकी चीखों को सुनकर दौड़ा। वो नदी में कूदा और अनन्या को अपनी बाहों में बाहर निकाल लाया। उसकी गीली देह ने विक्रांत के दिमाग में आग लगा दी थी। उसने उसके स्पर्श और उसकी भावनाओं को अपने अंदर गहराई तक सोख लिया था। उसने अपने दिल में एक पक्का फैसला कर लिया कि वो सिर्फ इसी लड़की से शादी करेगा। वो गांव का सबसे हैंडसम और पढ़ा लिखा नौजवान था। हर लड़की ने उससे शादी करने का सपना देखा होगा, लेकिन उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ अनन्या थी। लेकिन वो गांव की पुरानी परंपराओं में फंसा हुआ आदमी था। वही जुनूनी अंदाज, वही गुस्सा, वही रौब और वही दबदबा। अनन्या उसके सामने खड़ी थी, भीगी हुई और उसकी आंखें झुकी हुई थीं। अगले ही पल विक्रांत ने अपने कंधों से अपना शॉल उतारा और उसे ओढ़ा दिया। उसने उसे एक गहरी नजर दी और फिर चला गया। अनन्या उसे देर तक देखती रही। उस समय उस आदमी के लिए अनन्या के दिल में एक नरम एहसास पैदा होने लगा था। लेकिन जैसे ही वे 2 या 3 बार मिले, वो विक्रांत के जुनून से डर गई। शुरू से ही वो उसे अपनी जायदाद मानने लगा था। वो उसे किसी से हंसने या बात करने नहीं देता था। उसके जुनूनी अंदाज को देखकर अनन्या अंदर से डरी हुई थी। जैसे ही शादी खत्म हुई, वो तुरंत अपने माता पिता के साथ शहर लौट आई। लेकिन उस दिन के बाद उसकी जिंदगी में कई अजीब चीजें होने लगीं। गांव से लौटने के बाद उसके मोबाइल पर कई दिनों तक अज्ञात नंबरों से कॉल आने लगे। उसने हर बार उन्हें नजरअंदाज कर दिया और उन कॉल्स को रिसीव नहीं किया, लेकिन कॉल्स कभी बंद नहीं हुईं। एक काली कार हमेशा उसके घर के पास खड़ी रहती थी, जो हर जगह उसके आस-पास मौजूद रहती थी।
ये सब उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था, एक डर की तरह। और फिर एक दिन, लगभग 1 महीने बाद, विक्रांत उसके दरवाजे पर खड़ा था। उस समय उसके पिता ने उनसे कड़ा विरोध दिखाने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत के कदमों की दृढ़ता और उसकी ताकत के एहसास ने राकेश को जल्दी से चुप कर दिया। वो जानते थे कि विक्रांत एक ताकतवर जमींदार था, जिसके पास धन और प्रभाव का एक बड़ा नेटवर्क था। अगर वो उससे भिड़ते तो उनके लिए भयानक अंजाम हो सकते थे। अनन्या भी विक्रांत को अपने सामने देखकर डरी हुई थी। वो रोई और साफ मना कर दिया, मैं इस आदमी से शादी नहीं कर सकती। विक्रांत उसके मना करने पर गुस्सा हो गया और फिर जबरदस्ती उसके हाथ में अपने नाम की अंगूठी पहना दी। ये सब बहुत जल्दी हुआ। ये किसी भी बाप के लिए बहुत दर्द का कारण होता, लेकिन राकेश ने इसमें एक वित्तीय फायदा देखा। वो पैसे के लालच में झुक गए। बदले में विक्रांत ने राकेश को एक बड़ी रकम दी और इस तरह उनकी खामोशी सुनिश्चित हो गई। कमरे की खामोशी में सिर्फ अनन्या की सिसकियां गूंज रही थीं। वो बिस्तर पर गिर गई और अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया। मैं ही क्यों? मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे साथ ये सब हो रहा है? वो अपनी किस्मत से शिकायत कर रही थी। हर आंसू उसके दिल में दर्द बढ़ा रहा था। उसकी गालों से आंसू बह रहे थे और उसे अपने दिल में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। वो जमीन पर बैठ गई, अपने सिर को घुटनों में छुपाकर, और सिसक कर रोने लगी। कमरा गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद सुमन ने उसे समझाया और उसे बाहर लाई। रात के अंधेरे में सुमन, अनन्या और तान्या बरामदे में बैठी धीमी आवाजों में बातें कर रही थीं। अनन्या की आंखें अभी भी सूजी हुई थीं और तान्या उसका हाथ पकड़े उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। सुमन बार बार गहरी सांस ले रही थी, जैसे वो कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही हो, लेकिन कह नहीं पा रही थी। तभी अचानक दरवाजे की चरमराहट की आवाज आई और सबकी आंखें उसकी तरफ मुड़ी। राकेश घर में दाखिल हो गए थे। उनके चेहरे और आंखें में कठोरता और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उनके कदमों की गूंज बरामदे में फैल गई और माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। जैसे ही राकेश अंदर आए, उन्होंने अनन्या को उसके बाल से पकड़ा और उसे हिलाते हुए गुस्से से कहा, तुमने घर से बाहर निकलने की इजाजत किससे ली? बताओ, तुमने किसकी इजाजत ली थी? उनकी आवाज में इतनी कठोरता थी कि अनन्या की सांस अटक गई। उसकी आंखों में डर भर गया और उसके होंठ कांप रहे थे। वो कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। राकेश ने उसे 2 बार थप्पड़ मारे और अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर गिरने ही वाली थी, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश की। जवाब दो। राकेश ने उसे फिर से हिलाया। अनन्या ने कांपती हुई आवाज में आंसुओं के बीच कहा, पापा, मुझसे गलती हो गई। अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। मुझे माफ कर दो पापा। उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि एक दिल कांप जाए। सुमन और तान्या तुरंत आगे आईं और अनन्या को बचाने की कोशिश की। सुमन ने अपने पति की बांह पकड़ी और कहा, राकेश, भगवान के लिए उसे छोड़ दो। वो अपनी गलती मान रही है। अब उसे माफ कर दो। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर। तान्या ने भी रोते हुए कहा, पापा, प्लीज मेरी बहन को कुछ मत कहो। वो पहले से ही बहुत डरी हुई है। लेकिन राकेश का गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने सुमन को धकेला और कहा, क्या तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम लोग विक्रांत के खिलाफ जा सकते हो। ये लड़की विक्रांत और हमारे परिवार की इज्जत है, और अगर वो फिर से बाहर गई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राकेश ने अनन्या को गुस्से से देखा। यह आखिरी बार है अनन्या। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो याद रखना, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इतना कहकर वो गुस्से में अंदर चले गए। सुमन ने अनन्या को गले लगाया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा, बस सब्र रखो। तान्या ने भी अपनी बहन को समझाया, लेकिन डर अनन्या के दिल में घर कर गया था। वो जानती थी कि उसकी जिंदगी के आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में बैठी थी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे और उसे अपने दिल में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। वो जमीन पर बैठी सिसक कर रो रही थी। कमरे में एक गहरी खामोशी थी। सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। अचानक उसका मोबाइल फोन बजा।
पहले तो अनन्या ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब फोन बजता रहा तो उसने असमंजस और चिड़चिड़ाहट में मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर विक्रांत का नाम चमक रहा था। उसके दिल में डर और नफरत का एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ, लेकिन उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया। फोन की दूसरी तरफ से विक्रांत की भारी और ठंडी आवाज आई। कैसी हो? अनन्या इस पत्थरदिल आदमी से कहना चाहती थी। मुझे इतना दुख और दर्द देने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाल चाल पूछने की? लेकिन वो चुप रही, कुछ नहीं बोली। अनन्या, मैं कुछ पूछ रहा हूं, तुम कैसी हो? उस पल वो ऐसे बात कर रहा था जैसे अनन्या की जिंदगी में उससे ज्यादा कोई प्यार करने वाला आदमी हो ही नहीं सकता। आपने मुझे सजा दी थी, है ना? क्या वो काफी नहीं थी कि आपने मेरे पापा से भी मेरी शिकायत कर दी? अनन्या ने धीरे से कहा। अनन्या, मैंने तुम्हारे पापा से तुम्हारी शिकायत नहीं की। मैंने बस उन्हें कहा कि तुम्हें काम करने के लिए बाहर मत भेजो, बस इतना ही। अनन्या ने सिर्फ एक गहरी सांस ली। वो जानती थी कि उसके पिता भी कम नहीं थे। उसके पिता एक लालची इंसान थे। अगर विक्रांत उन्हें छोड़ देता तो उन्हें वो पैसा कैसे मिलता जो विक्रांत उन्हें हर महीने देता था? अनन्या ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं बस अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी। विक्रांत हंसा, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सी क्रूरता थी। अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है? नहीं अनन्या, तुम सिर्फ मेरी हो और बहुत जल्द मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। जो हिम्मत तुमने आज दिखाई, तुम्हें बहुत जल्द उसकी सजा मेरी बाहों में भुगतनी पड़ेगी और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई और तुम्हें देखे भी। अनन्या का दिल डूब गया। आंसू और भी तेजी से बहने लगे। विक्रांत, आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। प्यार ऐसे नहीं किया जाता। आप मुझे पिंजरे में बंद कर रहे हैं। विक्रांत ने उसकी बातों पर एक और व्यंग्यात्मक हंसी छोड़ी। प्यार? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? यह प्यार नहीं है, यह जुनून है, एक जिद है। तुम मेरी हो और जो मैं चाहता हूं वही होगा। तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है अनन्या। अनन्या ने कांपते आंसुओं के बीच कहा। विक्रांत, प्लीज मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं। विक्रांत ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसने एक और कठोर लहजे में कहा, तुम्हें अपनी जिंदगी जीने की इजाजत नहीं है अनन्या। तुम सिर्फ वही करोगी जो मैं कहूंगा। फोन काटने से पहले उसने आखिरी बार व्यंग्यात्मक तरीके से कहा, तैयार हो जाओ अनन्या, तुम्हें बहुत जल्द मेरी दुल्हन बनना है और उसके बाद तुम्हारी हर सांस मुझसे जुड़ी होगी। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया और अनन्या का हाथ नीचे गिर गया, कांपता हुआ। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। वो दीवार से टिकी बैठी थी, आंसुओं से भीगी हुई। उसके दिल में डर और बेबसी का एक तूफान था। विक्रांत के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे और वो जानती थी कि उसकी जिंदगी का रास्ता बहुत मुश्किल और दर्दनाक होने वाला था। 2 दिन बाद दोपहर का समय था जब सुमन और तान्या बरामदे में बैठी थीं। घर में खामोशी थी। सिर्फ उनकी हंसी और खुशहाल आवाजें उनके बीच गूंज रही थीं। अचानक दरवाजे पर खटखटाहट हुई, जिससे माँ और बेटी दोनों चौंक गईं। तान्या दरवाजा खोलने के लिए एक कदम बढ़ी और सुमन ने हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा, क्योंकि इस समय किसी का उनके घर आना अप्रत्याशित था। तान्या ने दरवाजा खोला और वहां कुछ दबंग आदमी खड़े थे, जो सफेद और काले कुर्ता पायजामा में थे। वो और कोई नहीं बल्कि विक्रांत के चाचा, पिता और मामा थे। विक्रांत खुद अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ उनके पीछे खड़ा था। उसकी दादी भी उसके साथ खड़ी थीं। उन सबके चेहरों पर एक गंभीरता थी, जिससे यह साफ था कि कुछ खास होने वाला था। तान्या ने तुरंत अपना दुपट्टा ठीक किया, उन लोगों को नमस्ते किया और एक तरफ हो गई। वे सब एक एक करके अंदर आए और बरामदे में ही उनके बैठने की व्यवस्था की गई। थोड़ी देर के लिए बरामदे में खामोशी छा गई। विक्रांत इस तरह से बैठा था, एक पैर दूसरे पर चढ़ाकर, जैसे वो कोई राजकुमार हो। वो अच्छी तरह से जानता था कि किसी पर हक होने का क्या मतलब होता है। दादी ने सुमन की तरफ देखते हुए बातचीत शुरू की। हम यहाँ शादी की तारीख तय करने आए हैं। उनकी आवाज में एक गहरी खामोशी थी।
विक्रांत के पिता, चाचा और मामा के चेहरे पर भी गुस्सा और नाखुशी साफ दिख रही थी। वो नहीं चाहते थे कि विक्रांत एक साधारण परिवार में शादी करे, लेकिन वो मजबूरी में यहां बैठे थे। उनकी आंखों में नाराजगी थी और अंदर एक बेचैनी थी, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए एक अमीर खानदान से दुल्हन चाहते थे। इससे पहले कि दादी अपनी बात पूरी कर पाती या सुमन जवाब दे पाती, राकेश अंदर आ गए। उनके चेहरे पर एक लालची मुस्कान थी। वो दरवाजे के पास खड़े हो गए, सबको सम्मानपूर्वक नमस्ते किया और फिर विक्रांत की तरफ देखा और उसका हाल चाल पूछने लगे। विक्रांत ने बस राकेश को एक नजर देखा और उस नजर में सब कुछ साफ हो गया कि इस मामले को अब कैसे संभाला जाएगा, क्योंकि वो जानता था कि इस शादी में सबसे बड़ा हाथ राकेश का ही था। उसने राकेश के जरिए अनन्या को एक रिश्ते में बहुत आसानी से बांध लिया था। राकेश ने तुरंत दादी की तरफ चापलूसी भरे अंदाज में देखा और कहा, आप क्यों तकलीफ करने आई दादी? आप बस एक फोन कर देती, हम खुद आपके पास आ जाते। दादी ने उसे एक घमंडी मुस्कान के साथ देखा और कहा, रिश्ता बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। वैसे मुझे फालतू बातें नहीं करनी। मैं अगले हफ्ते की शादी की तारीख तय कर रही हूं। अपने सभी रिश्तेदारों को बता देना कि तुम्हारी बेटी अनन्या की शादी मेरे पोते सरदार विक्रांत से हो रही है। इतना कहकर उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे की तरफ देखा, जो तुरंत अपनी मां का इरादा समझ गया। उसने 20 लाख रुपए का चेक काटा और राकेश को देते हुए कहा, बारात का स्वागत शानदार होना चाहिए, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, इस बात पर खास ध्यान देना। इतना कहकर उसने राकेश को चेक दिया और फिर खड़ा हो गया। उसी समय विक्रांत ने अनन्या के बंद दरवाजे पर एक लालसा भरी नजर डाली और मन ही मन मुस्कुराया। बहुत जल्द तुम मेरी बाहों में होगी और फिर मैं तुम्हारी सारी जिद तोड़ दूंगा, उसने खुद से कहा और अपनी दादी का ख्याल रखते हुए बाहर चला गया। आज शादी की तारीख तय हो गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे घर पर मातम छा गया हो। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं और पूरे परिवार में हलचल थी। हर जगह खुशी का माहौल था, लेकिन अनन्या के लिए ये सब बेमानी था। वो कमरे में चुपचाप बैठी थी, जैसे उसके सामने सब कुछ एक धुंधला सपना बन गया हो। सुमन और राकेश सारी तैयारियां कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक संतुष्टि की झलक थी, लेकिन अनन्या की हालत पूरी तरह से अलग थी। वो सब कुछ से बेखबर हो गई थी, जैसे वो किसी और दुनिया में चली गई हो। शादी के कार्ड सभी परिवार वालों को भेज दिए गए थे और यह हर जगह ऐलान कर दिया गया था कि उसकी शादी विक्रांत ठाकुर से हो रही है। लेकिन अनन्या की आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। उसके दिमाग में कोई योजना नहीं थी, सिर्फ बेबसी और उलझन। इसी बीच उसका मोबाइल फोन बजा और उसने घबराकर उसे उठाया। स्क्रीन पर मैसेज पढ़ते ही उसकी आंखें नीचे झुक गईं। मैसेज विक्रांत की तरफ से था। उसमें जो लिखा था उसने अनन्या के पूरे वजूद को हिला दिया। अगर तुम कल मुझसे शादी करना चाहती हो और चाहती हो कि मैं इज्जत के साथ बारात लेकर तुम्हारे घर आऊं, तो तुम्हें अभी होटल आकर अपनी पवित्रता साबित करनी होगी, और अगर तुम नहीं आती हो तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। ये शब्द एक तेज धार वाले ब्लेड की तरह थे, जो उसके दिल में चले गए। अनन्या का पूरा शरीर कांपने लगा। वो एक इज्जतदार परिवार की लड़की थी और उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी कोई बात नहीं सोची थी। उसने घबराकर विक्रांत को कॉल करना शुरू किया, लेकिन उसकी कॉल काट दी गई। कुछ सेकंड बाद एक और मैसेज आया, अभी मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम रोओगी और आंसू बहाओगी और मैं तुम्हारे आंसुओं से पिघल सकता हूं, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। जैसा कहा गया है वैसा करो, वरना तुम्हारी मर्जी। इसके साथ ही होटल का पता भी आया। अनन्या का दिल डर से भर गया और वो कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। वो सोचने लगी कि अगर कल बारात नहीं आई तो उसके पूरे परिवार की बेइज्जती होगी। पूरा मोहल्ला उसका मजाक उड़ाएगा और वो सचमुच अपने परिवार के लिए शर्म का कारण बन जाएगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इस मोड़ पर आएगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो आदमी किस तरह का सबूत मांग रहा था। वो अच्छी तरह से जानता था
कि अनन्या किस तरह की लड़की थी, लेकिन वो यह भी जानती थी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। परिवार की इज्जत, उसकी खुद की इज्जत। वो देर तक खड़ी सोचती रही, फिर उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया और खुद को संभाला। वो जानती थी कि अगर कल बारात नहीं आई तो उसके और उसके परिवार के लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो पहले जैसी नहीं रहेगी। ये फैसला उसके दिल पर एक गहरा निशान छोड़ने वाला था। उसने सिर झुकाया, चुपचाप अपने कपड़े बदले और बाहर आई। जो लड़की उसे पार्लर ले जाने आई थी, उसने अनन्या को हैरानी से देखा। अनन्या करीब आई और धीमी आवाज में कहा, मैं विक्रांत से मिलने जा रही हूं। दुआ करना मां कि यह मुलाकात अच्छी हो। सुमन ने उसे सदमे में देखा। वो उससे सवाल करना चाहती थी कि वो इस समय क्यों जा रही है, लेकिन जैसे ही उसने विक्रांत का नाम सुना, वो पूरी तरह से चुप हो गई। अपनी मां की बेबसी को देखकर अनन्या की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो एक रिक्शा में बैठी और उस होटल पहुंची जहां विक्रांत ने उसे बुलाया था। अनन्या ने होटल के कमरे में प्रवेश किया। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं, क्योंकि उसके कदमों की आवाज हॉल में गूंज रही थी। उसकी आंखें कमरे के दरवाजे पर टिकी हुई थीं। रिसेप्शन पर पूछने के बाद जब वो रूम नंबर 20 पर पहुंची तो उसकी सांस रुक गई। कमरे के अंदर विक्रांत नहीं था, बल्कि उसके सामने सोफे पर मिस्टर खुराना बैठे थे, एक पैर दूसरे पर चढ़ाकर। वही मिस्टर खुराना जिसके ऑफिस में वो उस दिन इंटरव्यू के लिए गई थी। अनन्या एक कदम पीछे हटी और जाने लगी। शायद मैं गलत कमरे में आ गई, सॉरी। जैसे ही वो मुड़ने वाली थी, मिस्टर खुराना ने उसकी कलाई पकड़ ली। तुम सही कमरे में आई हो मेरी जान। इतना कहकर उसने अनन्या को एक झटके से अंदर खींचा। मैंने तुम्हें विक्रांत के फोन से मैसेज भेजा था। वो मुझे शादी का कार्ड देने आया था। मैंने उसका मोबाइल ले लिया और तुम्हें मैसेज भेजा। वो अकेला उस मक्खन मलाई को कैसे खा सकता है? उससे पहले थोड़ा सा स्वाद हम भी छक लेते हैं। मेरा दिल उसी दिन तुम पर आ गया था जब तुम उम्मीदवारों की लाइन में बैठी थी। मैंने तुम्हारे लिए नौकरी भी पक्की कर दी थी, लेकिन उससे पहले विक्रांत तुम्हें वहां से ले गया। खैर, अब तुम मेरे पास आ गई हो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो अनन्या को सिर से पांव तक देख रहा था। एक अजीब तरीके से कुछ अश्लील बातें कह रहा था। मिस्टर खुराना, जो 45 से 50 साल के थे, ने इस समय अनन्या को बुरी तरह से डरा दिया था। आप क्या कह रहे हैं? मुझे जाने दो, आप अच्छा नहीं कर रहे। अगर विक्रांत को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। अनन्या ने कांपती हुई आवाज में कहा। उसे कौन बताएगा, तुम या मैं? जाहिर है मैं तो उसे बताने वाला नहीं हूं, और मुझे उम्मीद है कि तुम भी नहीं बताओगी, क्योंकि अगर तुमने बताया तो वो तुमसे अपना रिश्ता जरूर तोड़ देगा। आंखों देखी मक्खी कौन निगलता है? बस जो हो रहा है होने दो। इसके बाद तुम्हें कल वैसे भी विक्रांत की दुल्हन बनना है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इतना कहकर मिस्टर खुराना उसके करीब आए। इससे पहले कि वो अनन्या के साथ कुछ गलत कर पाते, दरवाजा जोर से खुला और विक्रांत अपनी आंखों में गुस्से की चिंगारी लिए दरवाजे पर खड़ा था। विक्रांत को देखकर अनन्या को ऐसा लगा जैसे उसका रक्षक एक मोटी ठंडी छांव के रूप में आ गया हो। वो दौड़ी और उसकी छाती से चिपक गई, उसकी शर्ट अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े हुए। वो बेकाबू होकर रो रही थी। विक्रांत ने धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने उसका चेहरा उठाया और उसके माथे को चूमा। चिंता मत करो, मैं यहां हूं, है ना? और अनन्या को लगा कि बाकी सब कुछ अब ठीक है। अनन्या को अपने पीछे करके वो मिस्टर खुराना की तरफ बढ़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जायदाद पर नजर डालने की? वो दहाड़ा। वो मेरी है और मेरी ही रहेगी। वो अभी भी मेरी होने वाली बीवी है। अगर किसी ने मेरी बेजान चीजों को भी देखा तो मैं उनकी आंखें निकाल लूंगा। इतना कहकर विक्रांत ने मिस्टर खुराना को एक जोरदार मुक्का मारा। वो लड़खड़ाए और जमीन पर गिर गए। मैं तुम्हारी नीयत उसी समय भांप गया था जब मैं तुम्हें शादी का कार्ड देने आया था, और जिस तरह से तुम अनन्या के बारे में बात कर रहे थे, मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि तुम्हारी नीयत ठीक नहीं थी। उस समय मैंने तुम्हें जाने दिया, लेकिन जब मेरा मोबाइल गायब हो गया और तुम्हारे अपने सेक्रेटरी ने
थोड़ी देर बाद मुझे मेरा मोबाइल लाकर दिया तो मुझे लगा कि कुछ गलत है। तुमने मैसेज डिलीट कर दिए थे, लेकिन मैं भी कोई अनाड़ी नहीं हूं। कुछ ही पलों में मैंने तुम्हारे डिलीट किए गए मैसेज खोल दिए थे। विक्रांत मिस्टर खुराना को मारकर अपना सारा गुस्सा उन पर उतारने लगा, जबकि मिस्टर खुराना अब उससे माफी मांग रहे थे। और फिर अनन्या के कहने पर उसने उसे वहीं छोड़ दिया और बाहर आ गया। विक्रांत ने पूछा, तुम्हें अकेले ऐसे होटल आने की क्या जरूरत थी? मैं क्या करती? आपने ही तो मैसेज करके बुलाया था। अगर मैं नहीं आती तो आप शादी तोड़ देते। मैंने तुम्हें बुलाया। वो उसे एक हैरान भरी नजर से घूर रहा था, जबकि अनन्या अपनी नजरें नीचे करने पर मजबूर हो गई। उसने एक गलती कर दी थी। वो ऐसे मैसेज पर कैसे यकीन कर सकती थी? भले ही विक्रांत जिद्दी, जुनूनी और गुस्सैल था, लेकिन वो शादी से एक दिन पहले उसे होटल क्यों बुलाएगा? ये ख्याल उसके दिमाग में क्यों नहीं आया? वो अपनी नजरें नीचे किए खड़ी थी। विक्रांत ने एक गहरी सांस ली। अब क्यों चुप खड़ी हो? क्यों नहीं बोल रही? लेकिन मैसेज आपके नंबर से आया था ना? और फिर जिस तरह से मैसेज ने मुझे धमकी दी, मैं डर गई थी। मैंने तुमसे ज्यादा बेवकूफ लड़की नहीं देखी। अब चलो, क्यों खड़ी हो? कल तुम्हारी शादी है और दुल्हन रात में गायब है। क्या तुम्हें पता है कि यह कितनी बड़ी बात है? लेकिन मैं आपके साथ हूं, है ना? उसने बहुत मासूमियत से कहा। आज वो विक्रांत से बिल्कुल नहीं डरी हुई थी। तो मेरा तुमसे क्या जायज रिश्ता है कि तुम मेरे साथ सुरक्षित हो? उसने अनन्या की बातों को उस पर ही फेंक दिया और धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। अनन्या अब अपनी पिछली बात पर शर्मिंदा थी। चलो चलते हैं। उसने जल्दी से नजरें हटाईं और आगे बढ़ी। इससे पहले कि वो होटल के दरवाजे से बाहर निकल पाते, एक तेज तूफानी बारिश ने बाहर उनका स्वागत किया। ओह, इस बारिश को भी अब भी ही आना था। विक्रांत परेशान लग रहा था। थोड़ी देर इंतजार करो, बारिश कम हो जाएगी, फिर हम घर के लिए निकलेंगे। वे दोनों वहां कुर्सियों पर बैठ गए जब विक्रांत का मोबाइल फोन बजा। भगवान जाने दूसरी तरफ से क्या कहा गया कि विक्रांत की नसें तन गईं। उसकी मुट्ठियां गुस्से से कस गईं। उसने एक पल के लिए अनन्या को देखा और फिर एक गहरी सांस ली। उसके खिलाफ जो साजिश रची जा रही थी, वो उसे किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देगा। यह सोचकर उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया और अपनी जेब में रख लिया। उसने परेशान अनन्या को देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे होटल के अंदर ले गया। हम कहाँ जा रहे हैं विक्रांत? हमें घर जाना है ना? चुप रहो, एक शब्द भी मत बोलो। वो उसे रिसेप्शन पर ले गया और तुरंत एक कमरा बुक किया। विक्रांत, आप एक कमरा क्यों बुक कर रहे हैं? हमें रुकना नहीं है, हमें वापस घर जाना है। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ भी नहीं सुन रहा था। कुछ ही देर में वो उसे कमरे में ले गया। उसने अनन्या को अंदर जाने दिया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। वो क्या करना चाहता था? उसकी क्या नीयत थी? अनन्या नहीं जानती थी। आप मुझे यहां क्यों लाए हैं और अब आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? डर ने एक बार फिर अनन्या को जकड़ लिया था। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? वो 2 कदम और करीब आया और उसे कंधों से पकड़ लिया। हाँ, नहीं। वो कभी हाँ और कभी ना में सिर हिला रही थी। विक्रांत जोर से हंसा। मैं तुमसे प्यार करता हूं और शायद तुम मुझसे उतनी ही नफरत करती हो, लेकिन मैं क्या करूं? मैं अपनी चीजों के बारे में इतना जुनूनी हूं। क्या तुम्हें पता है अनन्या, अगर तुम आज मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो सकता हूं, और मैं ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो अपने गर्म जलते स्पर्श से उसे छूने लगा। आप क्या कर रहे हैं विक्रांत? ऐसा मत करो। हमारी शादी कल होगी, है ना? फिर आप ऐसी पागलपन भरी चीजें क्यों कर रहे हैं? लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक ही पल में सब कुछ तय कर लिया था। अगर उसे आज अनन्या मिल जाती है तो कोई भी उसे उससे अलग नहीं कर सकता था। वो पूरी तरह से उसकी कोमलता में खोने लगा, जबकि अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। एक पल के लिए उसने विक्रांत पर भरोसा किया था, लेकिन जब विक्रांत ने उसका भरोसा तोड़ा तो उसका दिल टूट गया। विक्रांत को उसकी आंखें और आंसू देखकर तरस आया। अनन्या, मेरा साथ दो, ऐसे मत रो। चलो, कल आने वाली हमारी सुहाग रात को आज ही मान लेते हैं और इन खूबसूरत पलों में एक साथ खो जाते हैं। वो पूरी तरह से खुद को खो चुका था,
जबकि अनन्या को भागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। प्लीज विक्रांत, ये सब शादी से पहले ठीक नहीं है, उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा और एक झटके से उससे दूर हो गई। ठीक है, अगर आप सब कुछ करना ही चाहते हैं तो प्लीज मेरे साथ एक जायज रिश्ता बनाइए। कम से कम मुझे लगेगा कि मैं अपने पति के साथ हूं, उसने अपने आंसू पोंछते हुए और बेबसी की आखिरी हद तक पहुंचकर कहा। विक्रांत ने एक गहरी सांस ली। वो उसे कमरे से बाहर ले गया और उसे होटल में बने एक मंदिर के सामने खड़ा कर दिया। अनन्या, मैं भगवान की कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें आज अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। इतना कहकर उसने उसकी मांग में एक चुटकी सिंदूर डाला। मुझे लगता है कि ये काफी है, बाकी की रस्में हम कल पूरी करेंगे। इतना कहकर वो अनन्या को कमरे में ले गया और दरवाजा बंद करके उसे बिस्तर पर लाया। अपने पूरे हक और सम्मान के साथ वो उसके वजूद में खो गया। और इस बार अनन्या ने भी मना नहीं किया। उसने सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अब इतनी जल्दी में क्यों था, जब वो बस इतना अच्छा हो रहा था। जिसने अभी अभी उसकी इज्जत बचाई थी, वो अब उसकी इज्जत क्यों खराब करने की कोशिश कर रहा था। उसने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया और खुद को विक्रांत को सौंप दिया। शादी से पहले उसने उनकी सुहागरात मनाई थी और ये उसकी योजना का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। अनन्या दिन भर की घटनाओं से थक गई थी। उसके जुनून और तीव्रता को झेलने के बाद वो पूरी तरह से थक चुकी थी और अब उसकी बाहों में शांति से सो रही थी। विक्रांत आगे बढ़ा और उसके माथे को चूमा। उसने उसके नाजुक वजूद को अपनी छाती में ले लिया। मुझे माफ करना अनन्या कि मैंने तुम्हें दर्द दिया, लेकिन तुम्हें पाने के लिए अगर मुझे कुछ गलत भी करना पड़े तो मैं वो भी करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, किसी भी कीमत पर। उसे थोड़ी देर पहले जो फोन कॉल आया था वो किसी और का नहीं बल्कि उसके चचेरे भाई और सबसे अच्छे दोस्त अर्जुन का था। और उसने ही उसे बताया था कि उसने सब कुछ सुना था जो घर में हो रहा था। अर्जुन ने विक्रांत को जो बातें बताई थीं, उसने एक ही पल में एक फैसला कर लिया। उसके पिता, चाचा, मामा और दादी सब एक कमरे में बैठे थे। दादी की आवाज, जो गुस्से से भरी हुई थी, गूंजी। हम अपने घर की इज्जत को एक गरीब लड़की से नहीं बांध सकते। तुम लोग कुछ करो और अनन्या के परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर दो। उसकी आवाज में इतनी कठोरता थी जैसे वो एक बड़े फैसले पर पहुंच गई हो। अर्जुन ने यह सब सुना था। उसके कदम वहीं रुक गए। वो दरवाजे के पास खड़ा रहा और पूरे दृश्य को सुना। उसके पिता, चाचा और मामा भी सहमत थे। हम भी यही सोचते हैं, हमें अपनी इज्जत बचानी है, चाहे कुछ भी करना पड़े। सिर्फ उसकी माँ वहां थीं जिन्होंने इस फैसले पर आपत्ति जताई। ऐसा मत करो, किसी की जान लेना आसान नहीं है और यह एक बहुत बड़ा पाप है। इससे हमारी इज्जत भी खतरे में पड़ जाएगी। हमें विक्रांत से बात करनी चाहिए और इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर अर्जुन का पूरा शरीर अकड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। वो जानता था कि उसके परिवार के सदस्य कितने क्रूर थे। वो विक्रांत के ससुराल वालों को मारने में एक पल भी नहीं हिचकिचाएंगे। वो चुपचाप वहां से बिना कुछ कहे लौट आया और बहुत सावधानी से विक्रांत को कॉल किया और उसे सब कुछ बता दिया। विक्रांत ने एक पल में एक फैसला कर लिया। अर्जुन से बात करने के बाद उसने तुरंत राकेश को सूचित किया कि उसे अपने पूरे परिवार को दूसरे शहर भेजना चाहिए। राकेश गुस्सा हो गए। आप क्या कह रहे हैं? आपको बारात लेकर आने वाला था। लेकिन विक्रांत ने उन्हें कुछ ही शब्दों में पूरी स्थिति समझाई और बातचीत खत्म कर दी। उसने अपनी बाहों में सो रही अनन्या पर एक नजर डाली। वो अब भी उसे कुछ भी बताकर डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सब कुछ अपने तरीके से संभाल लिया था। अब विक्रांत का दिल थोड़ा शांत था, लेकिन उसके अंदर की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। वो जानता था कि उसका पूरा परिवार उसके इस फैसले पर कभी सहमत नहीं होगा और यही वो चीज थी जो उसे परेशान कर रही थी। लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो अनन्या को हवेली ले जाएगा। सुबह बड़े धूमधाम और शो के साथ अनन्या की आंखें खुलीं और विक्रांत पहले से ही जाग रहा था। उसकी गहरी आंखें अनन्या पर टिकी हुई थीं। वो धीरे से अपनी जगह से उठा। उसने अपना मजबूत हाथ अनन्या के सामने फैलाया
और एक नरम लेकिन दृढ़ तरीके से कहा, मेरे साथ आओ। अनन्या का दिल जोर से धड़का। वो उलझन में थी। लेकिन आपको बारात लेकर आने वाला था, है ना? उसके लहजे में डर और सवाल थे। विक्रांत ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उसने अनन्या का हाथ पकड़ा और धीरे से उसे अपनी तरफ खींचा और उसे बाहर ले गया। अनन्या हैरान थी। उसका दिल डर से धड़क रहा था। क्या हो रहा है? वो खुद से पूछ रही थी। जैसे ही वे कार की तरफ चले, विक्रांत का चेहरा बहुत खाली था, लेकिन उसकी पकड़ में एक नरमी थी, जैसे वो उसे भरोसा दिला रहा हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने अनन्या को कार में बैठाया। वो खुद ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और कार को गांव की तरफ दौड़ाया। कार तेजी से चल रही थी, लेकिन अंदर खामोशी थी। अनन्या बार बार विक्रांत को देख रही थी। उसकी खामोशी उसे और भी बेचैन कर रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? विक्रांत की आंखें सड़क पर टिकी हुई थीं। वो एक पल के लिए रुका और धीरे से जवाब दिया, उस जगह जहां तुम्हें होना चाहिए। अनन्या ने एक पल के लिए अपनी सांस रोक ली। लेकिन इसका क्या मतलब है? आप साफ साफ क्यों नहीं कहते? उसके लहजे में बेचैनी थी। विक्रांत ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अनन्या, हर चीज का एक सही समय होता है। तुम बस इंतजार करो और देखो। ये सुनकर अनन्या की उलझन और भी बढ़ गई। लेकिन मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा। आप अचानक मुझे ऐसे क्यों ले जा रहे हैं? विक्रांत ने कार की गति धीमी की और उसे देखा। अनन्या, मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा करो। मेरी नीयत कभी गलत नहीं थी। जो कुछ भी हो रहा है, वो तुम्हारे और मेरे भले के लिए है। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। तो आप अब क्या चाहते हैं? वो एक पल के लिए चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात पर यकीन करो। जो कुछ भी हुआ, उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां हम दोनों को शांति मिलेगी। अनन्या ने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखा। उसका दिल अभी भी बेचैन था। विक्रांत की बातों में प्यार का एक अजीब सा संकेत था, जो उसे परेशान कर रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि विक्रांत के दिल में क्या चल रहा था। कार के अंदर खामोशी फिर से गहरी हो गई। विक्रांत ने अपनी आंखें सड़क पर रखीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक स्थिरता थी। अनन्या का दिमाग सवालों से भरा हुआ था, लेकिन उसने अब चुप रहने का फैसला कर लिया था। उसके दिल में एक उम्मीद जागी थी। शायद इस कहानी का अंत बेहतर होगा। कार की धीमी होती गति ने अनन्या को उसके ख्यालों से बाहर निकाला। उसकी आंखें शानदार हवेली पर पड़ीं, जहां विक्रांत उसे लाया था। विक्रांत ने कार रोकी और अनन्या को देखा। उसने उसे बाहर निकलने का इशारा किया। उसने हैरानी से दरवाजा खोला और नीचे उतरी। जैसे ही वो हवेली के विशाल दरवाजों से गुजरी, विक्रांत ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अनन्या की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वो चुपचाप उसके साथ अंदर चली गई। जैसे ही उन्होंने हवेली की बड़ी लॉबी में कदम रखा, दादी की नजर उन दोनों पर पड़ी। वो हैरानी से अपनी जगह से खड़ी हो गई। विक्रांत, ये क्या बकवास है? दादी ने एक कठोर लहजे में कहा। एक दुल्हन, और वो भी शादी से पहले? विक्रांत ने अनन्या को अपने करीब खींचा और आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, दादी, ये मेरी पत्नी है। लॉबी में अचानक खामोशी छा गई। दादी के चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिला जुला भाव था। तुमने ये सब हमसे पूछे बिना किया? विक्रांत ने एक गहरी सांस ली और एक दृढ़ लहजे में कहा, मुझे आपकी सारी योजना का पता चल गया है। मैं सब कुछ जानता हूं जो आप अनन्या और उसके परिवार के साथ करने वाली थीं। लेकिन वो सब अब खत्म हो गया है। अगर इस हवेली में किसी ने मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा आपसे कोई रिश्ता है। दादी ने गुस्से से कहा। विक्रांत, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ दादी, मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं इस परिवार का मुखिया हूं और ये मेरी पत्नी है। उसने अनन्या की तरफ इशारा किया, जो अभी भी अविश्वास की स्थिति में थी। बारात नहीं गई, लेकिन कल रिसेप्शन जरूर होगा। विक्रांत ने अपनी बात खत्म की और धीरे से अनन्या का हाथ दबाया। अनन्या ने हैरानी से विक्रांत को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे हो गया, लेकिन उसकी बातों में सुरक्षा और प्यार के एहसास ने अनन्या के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी थी।
विक्रांत की बातों ने दादी को चुप कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से की लपटें अभी भी जल रही थीं। रिसेप्शन की रात हवेली का बगीचा खूबसूरती से सजा हुआ था। फूलों की खुशबू और जगमगाती रोशनी हर जगह थी। चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। विक्रांत की आवाज ने अनन्या के ख्यालों को तोड़ा। वो मुड़ी और विक्रांत को दरवाजे पर खड़ा देखा। मुस्कुराते हुए वो उसकी तरफ बढ़ा और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अनन्या ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता कि मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी। विक्रांत ने उसके हाथों को पकड़ा और कहा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ चलो। वो उसे बगीचे में नीचे ले गया। अनन्या की आंखें झुकी हुई थीं, लेकिन वो सबकी नजरें खुद पर महसूस कर सकती थीं। विक्रांत ने उसे करीब खींचा और मेहमानों के सामने खड़ा कर दिया। यह अनन्या है, मेरी पत्नी, इस हवेली की मालकिन। अनन्या ने उसे हैरानी से देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसे सबके सामने ऐसे स्वीकार कर रहा था। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अनन्या, आज से तुम इस हवेली की मालकिन हो। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा याद रखो कि तुम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा हो। विक्रांत की आंखों में सच्चाई और प्यार की चमक थी। अनन्या के दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि विक्रांत ऐसे उसका हाथ पकड़ेगा और उसका साथ देगा। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन वो मुस्कुराई। आखिर में जब मेहमान जाने लगे तो विक्रांत ने अनन्या को देखा और कहा, अनन्या, प्यार में अगर भरोसा हो तो कुछ भी मुमकिन है। अनन्या ने सिर झुकाया और धीरे से जवाब दिया, मैं समझती हूं कि प्यार में कोई जबरदस्ती नहीं होती, लेकिन दिल सहारा देकर जीते जाते हैं। प्यार और भरोसा जिंदगी के सफर को खूबसूरत बनाते हैं। कोई भी रिश्ता जबरदस्ती या डर से नहीं चल सकता। असली ताकत दिल जीतने में है, और ये तभी मुमकिन है जब दोनों लोग एक दूसरे का सम्मान करें और प्यार से जिंदगी का सफर पूरा करें। प्यार करने का अंदाज हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। शायद आपका अंदाज भी थोड़ा अलग है, लेकिन मुझे ये पसंद है और मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि आपका यह जुनून, आपका मेरे लिए यह प्यार कभी कम न हो। इतना कहकर वो शांति से विक्रांत के कंधे पर अपना सिर रख दिया और खुलकर मुस्कुराई। विक्रांत ने अनन्या के सिर पर अपने होंठ रखे और उसे अपने प्यार का एहसास कराया। दोनों के बीच की दूरी अब खत्म हो चुकी थी। अनन्या ने आंखें बंद करके विक्रांत के मजबूत सीने पर अपना सिर टिकाए रखा, जैसे वह दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर हो। इस पल में न कोई उलझन थी, न कोई डर, सिर्फ सुकून और एक नया रिश्ता शुरू करने की उम्मीद थी। अगली सुबह जब अनन्या की आंख खुली तो सूरज की पहली किरणें खिड़की से छनकर आ रही थीं। उसने देखा कि विक्रांत उसके बगल में सो रहा था। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। अनन्या के दिल में एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। उसे लगा कि यह कोई सपना नहीं, बल्कि एक हकीकत थी जिसे उसने कल रात महसूस किया था। वह धीरे से उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। हवेली के बगीचे में पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। विक्रांत ने भी अपनी आंखें खोली और अनन्या को खिड़की के पास खड़ा देखा। वह उसके पास गया और उसे पीछे से गले लगा लिया। क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह क्या सोच रही हो? उसकी आवाज में प्यार और थोड़ी नींद की खुमारी थी। अनन्या मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि जिंदगी कितनी बदल गई है। कुछ दिन पहले तक मैं एक ऐसी लड़की थी जिसे अपनी जिंदगी का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, और आज मैं आपके साथ यहां हूं। विक्रांत ने उसके चेहरे को अपनी हथेली में लिया और कहा, अनन्या, जिंदगी में हर चीज का एक कारण होता है। शायद हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। मुझे तुम्हारी जरूरत थी ताकि मैं अपनी दादी की साजिश को रोक सकूं, और तुम्हें मेरी जरूरत थी ताकि तुम अपनी जिंदगी में शांति पा सको। तभी कमरे का दरवाजा खुला और दादी अंदर आईं। उनके चेहरे पर अभी भी गुस्सा था, लेकिन अब उसमें थोड़ी शांति भी थी। मुझे पता है कि तुम दोनों अब एक दूसरे के साथ खुश हो, लेकिन विक्रांत, तुम ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। विक्रांत ने जवाब दिया, दादी, मैंने आपसे माफी मांगी भी नहीं है। मैंने सिर्फ वो किया जो सही था। दादी ने एक गहरी सांस ली और अनन्या की तरफ देखा। अनन्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है।
अनन्या थोड़ी घबरा गई, लेकिन विक्रांत ने उसका हाथ थाम लिया। आप कहिए दादी। अनन्या, मैं तुम्हारे परिवार के साथ जो कुछ करने वाली थी उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करना चाहती थी क्योंकि मुझे लगता था कि तुम विक्रांत के लिए सही नहीं हो। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मैं गलत थी। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। दादी की आंखों में पहली बार अनन्या को प्यार और सम्मान नजर आया। मुझे माफ कर दो। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने दादी के पैर छुए और कहा, दादी, प्यार में कोई शर्त नहीं होती। प्यार में तो सिर्फ माफी होती है और मैं आपको माफ करती हूं। दादी ने उसे गले लगा लिया और तीनों के बीच की दीवार हमेशा के लिए टूट गई। यह देखकर विक्रांत की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। उसने अपनी दादी और पत्नी को एक साथ गले लगाया। इस पल में उन्हें समझ आ गया था कि जिंदगी में किसी भी रिश्ते को जबरदस्ती या डर से नहीं, बल्कि प्यार, भरोसे और सम्मान से ही बचाया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी रिश्ते की असली बुनियाद प्यार और भरोसे पर टिकी होती है, न कि डर और मजबूरी पर। जीवन में कई बार हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो दूसरों को गलत लग सकते हैं, लेकिन अगर हमारी नीयत साफ हो और हमारा उद्देश्य सही हो तो हमें अपने रास्ते पर डटे रहना चाहिए। प्यार में कभी भी कोई जबरदस्ती नहीं होती। हर रिश्ता सम्मान और दिल जीतने से ही मजबूत बनता है। जब दो लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और एक दूसरे पर भरोसा रखते हैं, तभी वे जीवन के हर उतार चढ़ाव को मिलकर पार कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमारी आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल TR हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें और हमारी इस कहानी को एक लाइक भी कर दें, साथ में हाइप भी करें। और हाँ दोस्तों, आप इस कहानी को किस शहर से सुन रहे हैं वो भी कमेंट करके अपने शहर का नाम जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।